आधुनिक राजनीति में 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली 6 आदिवासी राजनेता। दुनिया को बेहतर बनाने में ब्लैक, इंडिजिनस, एबोरिजिनल, ट्राइबल और आदिवासी कहे जाने वाले जिन शख्सियतों ने 20वीं सदी के आधुनिक राजनीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है, उनमें से सर्वाधिक लोकप्रिय 6 राजनेता हैं: जयपाल सिंह मुंडा, जोसेफ गैरी, नेल्सन मंडेला, मैल्कम एक्स, फ्रांज फैनन और स्टीव बीको। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सामाजिक आर्थिक प्रतिबद्धता, प्रभावशाली वक्तृता क्षमता, अद्भुत दूरदर्शिता और नेतृत्वकारी क्षमता से नस्लीय और साम्राज्यवादी राजनीति को गंभीर चुनौती पेश की। आधुनिक राजनीति के फ्रेमवर्क में आदिवासी समाज के पुरखौती स्वशासन के अधिकारों को परिभाषित करने वाले इन पायनियर लीडरों ने अपने अपने देश में आदिवासी, महिला, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्गों के हितों की लड़ाई लड़ी। उन लोगों की मुखर और साहसी आवाज बने जो सदियों से उपेक्षित और उत्पीड़ित थे। आदिवासियत के राजनैतिक विचारों से इन्होंने न केवल अपने देश में बल्कि दुनिया भर में चल रहे आदिवासी आंदोलनों को उद्वेलित किया, उसे नई धार दी और नस्लीय व साम्राज्यवादी राजनीति के खिलाफ सबसे मजबूत व प्रभावशाली नेता के रूप में लोकप्रिय हुए। आदिवासी समाज के इन प्रखर, बुद्धिशाली और प्रभावशाली नेताओं ने 20वीं सदी की आधुनिक राजनीति को न केवल आकार देने में भूमिका अदा की है, बल्कि उसे मानवीय बनाने में युगांतकारी योगदान दिया है। जोसेफ गैरी अमेरिका के रेड इंडियन आदिवासी समूहों में से एक आदिवासी समुदाय कोयोर एलिन है। इस आदिवासी समुदाय के लोग अमेरिका के इडाहो इलाके में रहते हैं, जो झील और पहाड़ों के बीच का क्षेत्र है। जोए अथवा जोसेफ आर गैरी कोयोर एलिन आदिवासी समुदाय के चीफ स्पोकिन गैरी के परपोते और रेड इंडियन आदिवासी समुदायों के सबसे प्रभावशाली नेता थे। वो 1953 से लेकर 1959 तक 7 साल रेड इंडियनों के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ अमेरिकन इंडियंस के अध्यक्ष रहे और अपने आदिवासी समुदाय की सर्वोच्च जनजातीय परिषद का नेतृत्व लगातार 25 सालों तक किया। 1957 में आउटस्टैंडिंग इंडियन के सबसे बड़े खिताब से सम्मानित होने वाले वे पहले उत्तर पश्चिमी इंडियन थे। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में वो इडाहो विधानमंडल के लिए विधायी प्रतिनिधि चुने जाने वाले पहले नेटिव इंडियन थे। हिस्टोरिकल सोसाइटी के अनुसार गैरी ने स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई निर्वाचित पदों का निर्वाह किया, जिन पर उनसे पहले कोई रेड इंडियन आदिवासी नहीं पहुंच सका था। उनकी मृत्यु पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ अमेरिकन इंडियंस ने कहा, रेड इंडियन आदिवासी समुदाय अपनी मूल भूमि पर कब्जा कर पाए, यह गैरी के कारण ही हुआ। उन्होंने आदिवासी भूमि की अखंडता की सफलतापूर्वक रक्षा की और आदिवासी रिजर्वेशन क्षेत्रों के आर्थिक सुधार में बड़ी भूमिका निभाई। और उन्होंने आदिवासी सरकार का आविष्कार किया, जैसा कि हम जानते हैं। 8 मार्च 1910 को जन्मे जोए गैरी की मृत्यु 65 साल की अवस्था में 31 दिसंबर 1975 को हुई। नेल्सन मंडेला 20वीं सदी के महानतम नेताओं में से एक। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को एक सामान्य दक्षिण अफ्रीकी आदिवासी परिवार में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व में रंगभेद का विरोध करने वाले वे सबसे लोकप्रिय आदिवासी प्रतीक हैं। दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंगभेद का विरोध करने वाले नेल्सन मंडेला अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और इसके सशस्त्र गुट उम्खोंतो सिजवे के अध्यक्ष थे। रंगभेद विरोधी संघर्ष के कारण उनको 27 सालों तक जेल में रहना पड़ा। कारागार जीवन के दौरान उन्हें असहनीय यातनाओं का सामना करना पड़ा और कैदी रहते हुए उन्होंने रॉबेन द्वीप में कोयला मजदूर का भी काम किया। उनके और अनेक आदिवासी संगठनों के ऐतिहासिक संघर्ष के बाद 1990 में श्वेत सरकार की गुलामी से दक्षिण अफ्रीका आज़ाद हुआ और वे पहले राष्ट्रपति बने। उनके ही कुशल नेतृत्व में नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हुआ। वे दुनिया के एकमात्र आदिवासी नेता हैं जिनके जन्म दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ ने नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस महान आदिवासी नेता की मृत्यु 5 दिसंबर 2013 को हुई। मैल्कम एक्स एक ब्लैक अमेरिकी धर्मगुरु और मानवाधिकार नेता थे।
9 मई 1925 में जन्मे मैल्कम ब्लैक अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन के सर्वाधिक लोकप्रिय नेतृत्वकर्ता रहे हैं। श्वेत अमेरिका जहां इन्हें अश्वेत लोगों के अधिकारों के विवादास्पद वकालत के लिए याद करता है, तो वहीं ब्लैक लोग इन्हें एक ऐसे लड़ाकू मानवाधिकार नेता के रूप में स्वीकार करते हैं जिसने ऐतिहासिक अन्याय और अपराधों के लिए बहुत ही कठोर शब्दों में श्वेत अमेरिका को दोषी ठहराया था। 21 फरवरी 1965 को वे शहीद हो गए। उनकी हत्या उस समय हुई जब वे न्यूयॉर्क के एक हॉल में अमेरिकी साम्राज्यवाद और नस्लवाद के खिलाफ पूरी प्रखरता के साथ गरज रहे थे। मैल्कम एक्स का वास्तविक नाम मैल्कम लिटिल था। उनका परिवार उन दासों में से एक था जो सदियों पूर्व अपहरण करके जबरन अमेरिका लाए गए थे। उनका शुरुआती जीवन बहुत ही कष्टकर था और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वे छोटी मोटी चोरी व लूट जैसे अपराध किया करते थे। जब वे जेल में थे तभी उनका संपर्क ब्लैक समुदाय के बीच सक्रिय एक मुस्लिम धार्मिक संगठन से हुआ। रिहा होने के बाद वे उससे जुड़ गए और इस्लाम धर्म अपना लिया। इसके बाद ही वे मैल्कम लिटिल की बजाय मैल्कम एक्स नाम से प्रसिद्ध हुए। मैल्कम ने जो इस्लाम धर्म अपनाया था वो एक भिन्न किस्म का इस्लामिक पंथ था जिसका सर्वोच्च धर्मगुरु एक ब्लैक था, जिससे ब्लैक अधिकारों के सवाल पर उनका मतभेद हुआ और उन्होंने एक नए इस्लामिक पंथ की नींव डाली। पर वे अपने नए धर्म की बजाय ब्लैक लोगों के लिए किए गए अनूठे और जुझारू संघर्ष के लिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए। 20वीं सदी के इस महानतम आदिवासी नेता का जीवन संघर्ष वास्तव में एक ब्लैक के रूहानी परिवर्तन की कथा है जो ब्लैक आत्मसम्मान, ब्लैक राष्ट्रवाद तथा पैन अफ्रीकावाद के दर्शन को रेखांकित करता है। फ्रांज फैनन। राजनीतिक विचारों की दुनिया में जो सबसे बड़ी आदिवासी फेनोमेना है उसका नाम फ्रांज फैनन है। वैचारिक आलोचना पर लिखी 2 पुस्तकों ए डाइंग कॉलोनियलिज्म और द रेचेड ऑफ द अर्थ के कारण तीसरी दुनिया फैनन को 20वीं सदी का एक प्रमुख उपनिवेश विरोधी विचारक मानती है। यह माना जाता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता पर अभी तक द रेचेड ऑफ द अर्थ से महत्वपूर्ण रचना नहीं लिखी गई है, जिसमें फैनन ने बहुत ही प्रखरता से राष्ट्रीय मुक्ति के संघर्ष में वर्ग, जाति, राष्ट्रीय संस्कृति और हिंसा की भूमिका का विश्लेषण किया है। इनकी पहली किताब ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क थी जिसने छपते ही तहलका मचा दिया था। पर ये मात्र लेखक और बुद्धिजीवी नहीं थे बल्कि फ्रांस और अल्जीरिया की कम्युनिस्ट पार्टी के उन सर्वोच्च नेताओं में से एक थे जो अपने जुझारू जमीनी संघर्ष के कारण जनता में बेहद लोकप्रिय थे। फैनन का जन्म 20 जुलाई 1925 को कैरिबियाई द्वीप मार्टिनिक में हुआ था जो उस समय एक फ्रांसीसी उपनिवेश था। 6 दिसंबर 1961 को ल्यूकेमिया से संयुक्त राज्य अमेरिका में उनकी मृत्यु हो गई। तब उनकी उम्र मात्र 36 साल की थी, लेकिन इस छोटे से जीवन में ही वे 2 युद्धों के एक नायक, कैरिबियन, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के एक जुझारू राजनीतिज्ञ, एक नाटककार, एक मनोचिकित्सक, वैज्ञानिक पत्रिकाओं में कई लेखों के लेखक, एक शिक्षक, एक राजनयिक, एक पत्रकार की उल्लेखनीय भूमिका निभा चुके थे। यही नहीं, वे एक उपनिवेशवाद विरोधी अखबार के संपादक, 3 पुस्तकों के लेखक और एक प्रमुख पैन अफ्रीकी और अंतर्राष्ट्रीयवादी विचारक और नेता थे। वो एक ऐसे क्रांतिकारी आदिवासी थे जो काव्य को महत्व देते थे और जिनके विचारों ने 20वीं सदी की तीसरी दुनिया के संघर्ष को बहुत गहरे प्रभावित किया है। स्टीव बीको। 18 दिसंबर 1946 को दक्षिण अफ्रीका में जन्मे स्टीव बीको 20वीं सदी के उन लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं जिन्होंने अपनी लेखनी और एक्टिविज्म से रंगविरोधी आदिवासी संघर्ष को जुझारू धार दी है और लड़ते हुए शहीद हुए। विशेषकर युवाओं और छात्रों में सर्वाधिक लोकप्रिय बीको को वैचारिक रूप से एक अफ्रीकी राष्ट्रवादी और अफ्रीकी समाजवादी माना जाता है जो 1960 और 1970 के दशक के दौरान ब्लैक कॉन्शियसनेस मूवमेंट के रंगभेद विरोधी अभियान में सबसे आगे थे। उनके राजनैतिक विचारों और कार्यों से डरी हुई दक्षिण अफ्रीकी श्वेत सरकार ने उन्हें नज़रबंद करके रखा था। उनके सार्वजनिक रूप से विचार व्यक्त करने, लिखने और भाषण देने पर पाबंदी थी, पर वे श्वेत सरकार को चकमा देकर छात्रों और युवाओं को संगठित व संबोधित करने का कोई भी मौका नहीं चूकते थे। फ्रैंक टॉक के छद्म नाम से उन्होंने लिखने का काम भी लगातार जारी रखा था। 1966 में जब वे नेटाल विश्वविद्यालय में डॉक्टरी पढ़ रहे थे तभी वे नेशनल यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीकन स्टूडेंट्स के सक्रिय सदस्य बनकर राजनीतिक गतिविधि में शामिल हो गए थे।
जब उन्होंने देखा कि आदिवासियों के नाम पर बने सभी संगठनों पर भी उदारवादी श्वेतों का ही प्रभुत्व था, तब उन्होंने और उनके साथियों ने 1968 में दक्षिण अफ्रीकी छात्र संगठन की नींव डाली। बीको का मानना था कि श्वेत उदारवादी लोग आदिवासी अनुभव को समझने में विफल रहे और अक्सर पितृसत्तात्मक तरीके से ही आदिवासियों के बारे में सोचा और कार्य किया। इसलिए उनका स्पष्ट विचार था कि श्वेत वर्चस्व से बचने के लिए अश्वेत लोगों को स्वतंत्र रूप से संगठित होना पड़ेगा और संघर्ष का नेतृत्व खुद करना होगा। उनके संगठन की सदस्यता केवल अश्वेतों के लिए खुली थी। बीको के अनुसार जिसका आशय केवल बंटू भाषी अफ्रीकियों से ही नहीं बल्कि तमाम उत्पीड़ित समुदायों से था। अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंध की परवाह न करते हुए जब वे यात्रा पर थे तो 17 अगस्त 1977 को श्वेत सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लगभग महीने भर तक उन्हें पुलिस लॉकअप में गैरकानूनी ढंग से नंगे रखा गया और अंतहीन यातनाएं दी गईं, जिसके चलते 12 सितंबर 1977 को बहुत ही दर्दनाक हालत में बीको की मृत्यु हो गई। जयपाल सिंह मुंडा। भारत के जयपाल सिंह मुंडा 20वीं सदी के महानतम आदिवासी नेताओं में से एक हैं, जो न केवल ओलंपिक में चैंपियन 1928 की भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे, बल्कि आदिवासी अधिकारों के भारतीय संघर्ष के सबसे बड़े नायक हैं। भारत के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में गांधी, नेहरू, जिन्ना और अंबेडकर की कद काठी से कहीं ज्यादा बड़ी शख्सियत थे जयपाल सिंह मुंडा। लेकिन राजनीतिक इतिहासकारों ने आज तक इस मुंडा राजनेता और विचारक को कभी न्यायपूर्ण स्पेस नहीं दिया, जिन्हें आदिवासी लोग मृंग गोमके यानी सर्वोच्च नेता के रूप में याद करते हैं। आज़ाद होते भारत में इन्होंने आदिवासी शब्द को तो प्रतिष्ठित किया ही, अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न आदिवासी समुदायों को संगठित भी किया। आदिवासियत की राजनीति को वैचारिक और व्यवहारिक रूप से सूत्रबद्ध और क्रियान्वित किया। 3 जनवरी 1903 को आज के झारखंड राज्य के खूंटी जिले के टकरापाहन टोली में इनका जन्म हुआ था। ऑक्सफोर्ड में पढ़े लिखे जयपाल हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, पत्रकार, लेखक, ICS, संविधान निर्माण सभा के सदस्य और आदिवासी महासभा के अध्यक्ष थे। गुलाम भारत में देश के लिए ICS छोड़ने वाले ये पहले आदिवासी हैं। यही नहीं, आदिवासी आंदोलन के लिए इन्हें अपनी प्रेमिका और बच्चों का भी बलिदान देना पड़ा। संविधान के निर्माण में आदिवासियों को जो कुछ भी हासिल हुआ उसका श्रेय जयपाल सिंह मुंडा को है। इनके चलते संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची तथा 5वीं अनुसूची वाले राज्यों में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल TAC का प्रावधान हो सका। ट्राइबल मिनिस्ट्री और नेहरू द्वारा आदिवासियों के लिए बनाई गई पंचशील भी इनकी ही देन है। इस महान आदिवासी विचारक और राजनेता की मृत्यु 20 मार्च 1970 को हो गई।